प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज क्लास 10th का हिस्ट्री का लेक्चर होगा। चौथे चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर है, लेकिन ये आप समझे कि वन शॉट है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा के वो चैप्टर ये फिनिश करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक आपको बनना पड़ेगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपका चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं इस वीडियो को कर लेने के बाद। भारत में राष्ट्रवाद में हमने कुछ बातें पढ़ी थी बच्चे जी। यहाँ पर हमने कुछ, अगर आप इसको बुक से बोलोगे तो बुक से भी टॉपिक को मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, तो बुक से भी एक बार पढ़ के महत्वपूर्ण बिंदु को हम इसको करा देते हैं। लेक्चर भी कहाँ से करना है इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। मैं पहले से मार्क ला कर रखा हूँ उसमें। ये था अपना चैप्टर, और इसमें हम जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े उसको मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था चाहिए आपको, जो तत्कालीन जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन था, उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किया था, एक्ट को पारित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया, इसने रद्द किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो उसको हम अलग से बता देंगे आपको। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कोई भारतीय अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है। और लॉर्ड लिटन ने ही 1883 में इल्बर्ट बिल पास किया था। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल के माध्यम से बच्चा जी, इसमें कोई भी भारतीय जो सेना होगा, वो जो मुकदमा लड़ेगा वो सामान्य मुकदमा अपने सामान्य न्यायालय में भी अपना मुकदमा कर सकता है। जो सेना को विशेष अधिकार मिलता है उसे समाप्त कर दिया गया था भारत में, लेकिन अभी तक भी यूरोपवासियों को ये प्राप्त थी। फिर 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। कहते 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन के संप्रदायिकता के आधार पर किया था। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जितने इसमें हाईलाइट किया गया है। और फिर इसको वापस कब लिया गया था? 1911 में वापस लिया गया था। और 1907 में देशद्रोही अधिनियम बनाया गया था। और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर सरकार द्वारा 1882 में सूती वस्त्रों पर आयात को हटा दिया गया था सरकार के द्वारा। इसी सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के हम लोग सामाजिक कार्य पढ़ रहे थे, जिसमें सूर्यनाथ बनर्जी प्रथम ICS थे। बहुत उच्च नीच भाव रखा गया था हमारे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के द्वारा। कहीं भी वो मिलते थे, रेलगाड़ी में, क्लब में, रास्ते पर, उसे हर भारतीय को नीचे दिखाया जाता था। कोई भारतीय IAS का एग्जाम नहीं दे सकता, इसलिए इंग्लैंड में परीक्षा ली जाती थी ताकि वहाँ कोई पहुँचे नहीं। फिर भी अगर कोई गलती से भारतीय पहुँच गया, फिर एग्ज़ाम निकाल भी दिया, तो उसके लिए बहुत सारे अड़चने लाई जाती थी ताकि वो किसी तरह एग्ज़ाम पास ना करे। फिर धार्मिक कारण में बहुत महापुरुष लोग आए थे, जैसे कि जो धर्म कृतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महान पुरुष है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ राय ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा विलियम जोन्स मैक्सवेल, इन सब व्यक्तियों का भी भारत में धार्मिक कारण भी था। ये भारतीय में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 में हुआ। और याद रखिएगा, इसके पूछा था कि इसके अध्यक्ष कौन थे। सुधार हुआ और इसमें सरकारी दमनकारी नीतियों को कांग्रेस सदस्यों द्वारा उग्र बना दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको लाला लाजपत राय का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिन्हें हम लोग बाल लाल पाल के नाम से भी जानते हैं। बाल पाल लाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी भारत के खिलाफ युद्ध कर चलित हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मित्र राष्ट्र कौन कौन होते हैं। तो मित्र राष्ट्र में नाम आपको याद रख लेना है, डायरेक्टली आपको याद रख लेना है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ये क्या है? मित्र राष्ट्र है। तो क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछ लिया कि इनमें से कौन मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल नहीं था। तो इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन में होगा वो मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल नहीं होंगे। फिर इसके आगे हम पढ़े थे महत्वपूर्ण चीज़ें। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया पेपर में।
गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, और इसकी स्थापना हुआ था 1913 में। किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने। एक बार ऑप्शन में गलती से आ गया था, दूसरा ऑप्शन था, लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत होगा और ये ऑप्शन ये होना चाहिए, लाला हरदयाल के प्रयास से ही इसका हुआ। 1916 में महत्वपूर्ण 2 घटनाएं घटी। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल पहली बार पास में आए और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटनाएं घटी थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, यहाँ पर आपको इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा अपना, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था। बहुत इसमें शक के आधार पर किसी भारतीय को अदालत में बंद कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बिना अदालती मुकदमा चलाए हुए उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसको कोई बेल भी नहीं मिलेगा। ये एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसके खिलाफ में, जब इसके खिलाफ में आवाज़ उठाया गया महात्मा गांधी जी को द्वारा, चाहे जनता ने इसका विरोध किया, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड आ गया। वहाँ पर बहुत सारे भारतीयों को मारा गया। एक जब बाग में जालियांवाला बाग में बैठकर अहिंसापूर्वक मतलब बातें कर रहे थे, तब तक उन पर गोलियाँ चलवाया गया जनरल डायर के द्वारा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, तो याद रखना आपको, रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। ये कब पारित हुआ था, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। बस जितना अभी तक बात हो रहा है ये इतना ही आपको याद रखना है, बाकी चीज़ तो सिर्फ पढ़ने के लिए है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ठीक, या भारत सरकार अधिनियम योजना। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या चेम्सफोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। बस ये सब हो चुका है, फिर आपको एक बार याद दिला रहा हूँ। और लखनऊ समझौता कब हुआ, पेपर में कम से कम ये क्वेश्चन आपको कई बार मिल सकता है। आपसे जो क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। लखनऊ समझौता कब हुआ है, तो 1916 में हुआ है, या इसका नाम बदल के पूछा जाएगा तो लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ है, तो 1916 में। दोनों का सेम नाम है, लीग कांग्रेस समझौता कहो या लखनऊ समझौता कहो, 1916 में हुआ था। और उसके बाद आपको याद रखना है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 में। कब लौटे थे, तो जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि साबरमती की स्थापना कब हुआ था, तो यही डेट, वहाँ से लौटे थे तब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। कहाँ किया, तो अहमदाबाद में किया, और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। यहीं से श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व भी वो प्रदान किए। फिर रॉलेट क्या है, तो डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया गया है, मैंने तो बात किया ही था इस पर। और इसी को मतलब गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे और बाकी सबने विरोध किया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सामने उभर कर आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। शांतिपूर्वक यहाँ सभा चल रही थी, तभी तो क्या किया जनरल डायर ने, वहाँ का जो जिला डीएम था जनरल डायर, उसने क्या किया, शांतिपूर्वक सभा चल रहा था, सब पर गोली चलाया, जिसमें 1000 लोग से अधिक लोग मरे थे और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। इसी पर रविन्द्रनाथ ने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो क्वेश्चन पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्यों त्याग दी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड से कारण था, या किन्होंने नाइट की उपाधि पर त्याग दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि जालियांवाला थी, गांधी जी ने कौन सी उपाधि थी, कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने। तो इसको गांधी जी ने भी त्याग दिया, दे दिया, वापस कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने भारतीयों को सम्मानित भी किए थे, लेकिन उसके पक्ष में जो भारतीयों को मारा गया था, इन लोगों ने सब चीज़ों को त्याग दिए लोग। और जो मुस्लिम गुरु होते हैं खलीफा, उनके हार जाने के बाद वहाँ पर उनका अपमान किया गया, उनको सत्ता से हटाने के बाद उन पर बहुत सारा झूठा आरोप लगाया गया, झूठी अफवाहें फैलाई गई कि इन पर अत्याचार किए थी, ब्रिटेन इन पर क्या करेगा, अपना अधिकार जमा लेगा। और यहाँ पर अब बात एक पढ़ पाएंगे, यहाँ पर लिखा गया है। और ये क्या थे, ऑटोमन साम्राज्य का एक सुल्तान इस्लामिक संसार के खलीफा हुआ करते थे। और जब इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो भारतीय मुसलमानों को बहुत ये दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया और भारतीय मुसलमान इनका विरोध किया, जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो क्या किया गया, जब प्रथम विश्व युद्ध में ये हार गए थे, खलीफा जो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की जो पराजय हो गई थी, और तुर्की के जो राजा थे खलीफा,
वो जो हार गए थे तो उनके जो दुर्व्यवहार किया गया था भारतीय मुसलमानों का किए। 1920 में भारतीय मुसलमान ने तुर्की के प्रति विश्वासघात, ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन किए, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पेपर में आएगा, सब्जेक्टिव में, तैयार रहिएगा। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी और भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसका समर्थन पाकर कर यह आंदोलन काफ़ी मजबूत हो गया था, खिलाफत आंदोलन और मजबूत हो गया था। और नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन गए थे। और इनने 2-3 मांगें रखी थी उनके पास में। एक तो खलीफा को पर्याप्त लौकिक आधार प्रदान किए जाए, और तीन चीज़ें मांगी गई थी यहाँ पर। और दूसरा, अरब के मुस्लिम को जो शासन थे खलीफा, उनके अधीन किया जाए, और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे उस लेक्चर में, फिर भी एक बार रिवीजन आपका करा रहा हूँ ताकि इस लेक्चर में आपका एक फ्लो बन जाए, तो चैप्टर को बहुत अच्छे समझ में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिए यहाँ पर, अब हमने तो एक तो पढ़ लिया था कि अमृतसर अधिवेशन में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन को एक शक्ति प्रदान मिला था। अब यहाँ सबको अच्छी बातें याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो सितंबर 1920 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। तो क्वेश्चन अब से ऐसा पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, तो आप याद रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में। सिर्फ ध्यान सुनिएगा, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसको फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ये सफल कब हो गया? यहाँ पर निर्णय लिया गया था, लेकिन ये सफल कब हो गया था? तो दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के जो प्रस्ताव लिया गया था असहयोग आंदोलन चलाने का, यहाँ पर आकर पारित हो गया, पुष्टि की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1920 वाला नागपुर में ये असहयोग आंदोलन चलाने का जो निर्णय था, इसको पारित कर दिया गया था। और निर्णय लिया गया था सितंबर 1920 में, और दिसंबर 1920 में इसको पारित किया गया, लेकिन जगह अलग था। ये नागपुर का अधिवेशन था कांग्रेस का। फिर असहयोग आंदोलन, वही हर भारतीयों क्या किया गया था कि इसमें कांग्रेस का बिल्कुल असहयोग नहीं करेंगे। और मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ लिखवाया था, चलो उनका कार्यक्रम, इसका कार्यक्रम लिखवाना था आपको। तो असहयोग आंदोलन कराया गया था। इसमें 3 कारण इसके मुख्य थे। खिलाफत का मुद्दा, और जो खलीफा को जो हटाया गया था तुर्की के, जो मुस्लिम के धर्मगुरु थे। और पंजाब में जो हुआ था सरकार की जो बर्बर कार्रवाई हुई थी, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद भारत में एक और मांग था यहाँ पर स्वराज की प्राप्ति, जो हमारा स्वराज अंग्रेजों का दिन था, उसकी प्राप्ति के लिए इस असहयोग आंदोलन चलाया गया। और ये पारित कब हुआ था? तो कांग्रेस के 1920 में, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को पारित किया गया था चलाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ सबसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे चंदा भी इकट्ठा किया गया था, और संपूर्ण भारत में इसका वितरण किया गया था। इसका आरंभ हम पढ़ा चुके थे आपको, हम आरंभ पढ़ चुके थे। इस आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ गई? तो असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो 1921 में शुरू हुआ, जनवरी में। 1920 में तो आपको दिसंबर में इसको पारित किया गया था, और जनवरी से इसको शुरू कर दिया गया। संपूर्ण भारत में इसको असहयोग आंदोलन के अभूतपूर्व सफलता मिली थी। और यहाँ पर देखिए सारे लोगों ने इसका विरोध किया था, पूरा ये जन आंदोलन, और इसमें सब कुछ जितने लोग थे, देखें सब लोग इसमें भाग लिया था। और ये आंदोलन में सब लोग अपना काम धाम छोड़ दिए, जितने लोग नौकरी कर रहे थे ब्रिटिश का, सब लोग नौकरी छोड़ दिए। लेकिन इसमें दिक्कत हुआ कि जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में राजनीति, चौरी चौरा जगह का नाम है, जहाँ पर जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में पुलिस ने क्या किया था, वहाँ पर कुछ गोली फायरिंग किए थे। इसलिए जनता ना खुश होकर जनता ने कहा कि थाना पर हमला कर दिया, जिसमें 5 फरवरी 1922 को, याद रखना रेट, 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी को जान चली गई थी, जिसे हम लोग चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यहीं से गांधी जी समझ गया कि जनता में अभी उतना ज्ञान नहीं है। जनता को देखो, गांधी जी का उद्देश्य था कि सारे आंदोलन क्या हो, अहिंसा पूर्व हो।
किसी में हिंसा ना हो, सब में अहिंसापूर्वक हो। लेकिन जनता ने यहाँ पर तो हिंसा कर दिया। अब गांधी समझ गए थे कि आंदोलन अब मेरा जो सहयोग आंदोलन है चलने लायक नहीं है, तो गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1922 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों का जेल भी इनको हो जाती है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि सहयोग आंदोलन के कारण, ये तो हो गया था ना, हम क्या पढ़ रहे थे, ये सब चीज़ें हो गया है, पढ़ाई भी करा दिया था। सहयोग आंदोलन भी हम पढ़ चुके थे। अब देखो यहाँ से ये क्रांति, ये आंदोलन तो भाई स्थगित हो गया। फिर गांधी जी 6 साल जेल चले गए थे, फिर 6 साल बाद आए। अब ब्रिटिश सरकार अपने गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दूसरा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु कुछ ऐसी घटनाक्रम पुनरावृत्ति हुई, दोबारा घटना घट गई। राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय आंदोलन के कारण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा सकता है। साइमन कमीशन, जो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब हुआ या इसे क्या कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम होता है साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन आयोग किसे कहते हैं, तो यही है, इसे साइमन कमीशन भी कहता है। कमीशन को हिंदी में आयोग कहते हैं। इसमें 7 सदस्य होने थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। यही भारतीय लोग को पसंद नहीं था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और इसका अध्यक्ष जो था, याद रखिएगा, साइमन कमीशन आयोग का साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो जॉन साइमन था। या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन साइमन था, जो विदेशी था। इसमें सातों के सातों विदेशी थे, अंग्रेज थे। अब ये जब पहली बार जब ये आया मुंबई, कहाँ आया, मुंबई, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा है ये साइमन कमीशन। तो इसका स्वागत काला झंडा से किया गया और साइमन गो बैक हिंदी में बोले तो साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का प्रदर्शन किया गया। और तो भी एक आंदोलन भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण एक बार नहीं है, ये सविनय आंदोलन का एक कारण बना। दूसरा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में आपको क्या याद रखना है, बस ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें से तो क्वेश्चन भी एक भी पूछे नहीं गए हैं नेहरू रिपोर्ट से। पूछे जाए तो भी यार आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। चल यहाँ पर मैं आपको एक लाइन याद दिला दूँ, अगर हाईलाइटर लेकर बैठिएगा, जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट हाईलाइट है आप भी उसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पेपर में आपके आए हुए हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेता सूर्यसेन का या नेता सूर्य कुमार सेन का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम मास्टर दा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो याद रखिएगा दिसंबर 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। और ये कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। याद हो गया आपको ये पॉइंट। देखिए ये और ये दोनों पॉइंट पेपर में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आपको। यहाँ से लेक्चर 2 का टारगेट दिया गया था आपको। तो अभी तक हमने 15-20 मिनट जो भी बातें किया बच्चे जी, हमने सिर्फ डिवीज़न किया लेक्चर 1 का, ताकि आपको चैप्टर का फ्लो मिल जाए। अब आपको फ्लो मिल चुका है, अब कहानी अब समझते चलेंगे हम। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दांडी यात्रा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी बच्चे जी। यहाँ पर बात डायरेक्टली उस क्वेश्चन पूछा जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ, तो यहाँ पर डेट लिखा है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। किस यात्रा से की, दांडी यात्रा से की। तो इसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली आया हुआ है। कहाँ से शुरुआत किए थे, तो साबरमती आश्रम से किए थे। और साबरमती के आश्रम का निर्माण कब किए थे, हम जस्ट थोड़े पहले पढ़ चुके थे, जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे। 5 यहाँ पर पढ़े थे, जनवरी 1915 को जो लौटे थे तो साबरमती आश्रम का निर्माण किए थे, आश्रम का निर्माण हुआ था। और 15 साल बाद यानी 1930 में वहाँ से 78 अपने अनुयायियों को लेकर, अनुयायी बोले तो उनके चेला चपाटी थे, जो 78 लोग थे उनके पीछे पीछे चले। और गांधी जी 24 दिन का यात्रा किए, 250 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर
कानून का उल्लंघन किया। अंग्रेज ने कानून दिया था कि कोई नमक भारतीय नहीं बना सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने उस कानून का उल्लंघन किया और इसको बोलते हैं और सविनय थी दांडी यात्रा के जो कार्यक्रम थे इस प्रकार थे। यहाँ से कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं, डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेना है। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया गया। आपको पहले देखो सारा पॉइंट आपको लिखना है। मैं एक तो बता दूं कि आपको निश्चित कितना लिख लिया होगा। आपको ये दांडी यात्रा यहाँ पर आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, तो यहाँ से कार्यक्रम लिखना है ना। तो पहला कार्यक्रम आपको क्या लिखना है, जल्दी से आप नोट करेंगे। पहला कार्यक्रम आपको लिख लेना है, ये वाला लिखिए, आप खुद से अपने नोट्स में लिखिए। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, हो गया। यहाँ से नंबर दे के लिखना है, ऐसे लिख लेना है। एक मैं लिख देता हूँ, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, उल्लंघन किया जाना, हो गया। पहला पॉइंट आपने नोट किया। चलिए दूसरा क्या नोट करना है, उसके नीचे ये वाला, छात्रों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, सरकार का कोई कर नहीं अदा करना, जो भी टैक्स लिए, जो भी लोन लिया गया है उसको नहीं वापस करना है, कोई टैक्स नहीं देना है, वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी का पद त्याग दें, हर घर में चरखा का और काते का सूत बनाया जाए, खुद का कपड़ा बनाया जाना, और सभी कार्यक्रम के लिए सत्य अहिंसा सर्वोपरि होना चाहिए। कोई काटा कुटी मार झगड़ा नहीं करना है, अहिंसा पूर्व आंदोलन होना चाहिए, हो गया। फिर आपको एक टॉपिक एक और लिख लेना है आपके नोट्स में। अपने नोट्स में हेडिंग क्या डालना है, अपने नोट्स में हेडिंग बनाइए, नमक सत्याग्रह का प्रसार। नमक सत्याग्रह का प्रसार हो गया। अब देखो इसमें प्रसार में कौन कौन से पॉइंट लिखने, जो बताएंगे वो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर जब बोलेंगे तो नोट कीजिएगा। जब गांधी जी ने दांडी नमक कानून तोड़कर पूरी रस्म इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तो नमक सत्याग्रह का प्रसार में आपको पहला पॉइंट ये नोट करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 पॉइंट दिया है। 9 का 9 आपको नोट्स में लिखना है, जैसे यहाँ से। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और इसमें से आपको एग्जाम में क्या याद रखना है बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी कहा गया, तो अब महात्मा गांधी को मत टिक मार देना, ठीक है। तो उसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार, पेशावर में खान, यानी ऐसे कर सकते हो अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इस लाइन से पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती की स्थापना, संगठन की स्थापना किसने किया, तो इसके भी वही हो जाएंगे, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अब फिर इसको लिख लेंगे आप, सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी प्रारंभ होते हुए आंदोलन भयंकर विद्रोह धारण कर दी और यहाँ पर हड़ताल को हजारों मजदूरों ने भाग लिया। इसमें से नहीं पूछा जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रक्रिया धरसना में हुई। एक जगह का नाम है धरासना में हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा धरसना में जो आंदोलन हुआ था उसका अध्यक्ष को, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया, तो सरोजिनी नायडू ने। किसने, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया, और धरासना में जो सत्याग्रह नमक होता है इसमें की अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। बाकी आपको लिख लेना है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर भी बंगाल में चौकीदारी और यूनियन बोर्ड के विरोधी आंदोलन चलाए गए, गुजरात में ये सब नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आपको लिख लेना है। असम के कुख्यात कनघम सर्कुलर के विरोध में शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया, और मणिपुर और नागपुर में रानी गोडिनलियू के प्रशासनिक नेतृत्व का प्रदान किया गया। इतना नोट हो गया। चलिए इतना नोट हो गया, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बिहार में आंदोलन का प्रसार। अपना बिहार का क्या महत्व था सविनय अवज्ञा आंदोलन में या नमक सत्याग्रह के प्रसार में। कहते थे बिहार में तो कोई नमक बनने के लिए समुद्र है ही नहीं, तो बिहार के लोग कैसे इसका आंदोलन का प्रसार करेंगे।
तो बिहार में चौकीदारी के कर विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया गया। सीवान जिलों के चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। सीवान में क्या हुआ था, चौकीदारी करते में जो कर लिया था इसका विरोध किसने किया था, तो अपने सीवान जिला के जो थे गंगा प्रसाद राय ने किया था। यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल में कैदी, अब देखो अपना जिला आ गया छपरा जिला, ये क्या करेंगे, छपरा के जेल में कैदी जो थे तो वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। ये लोग नंगे और भूख हड़ताल किया। ये लोग नंगा हड़ताल कर दिए, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे क्योंकि विदेशी कपड़ा था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर में पटना जिला में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके नेतृत्व में श्रीमती हसन इमाम ने जिसे बिंदवसनी देवी के नाम आगे बढ़ाया गया। और गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर विरोध में आंदोलन किया था। चौकीदारी कर में आंदोलन एक जेंट्स में किए थे गंगा प्रसाद राय और एक महिला ने किया था गया जिला में, जिनका नाम था चंद्रावती देवी। ठीक है, तो इन पंक्तियों से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हुए, फिर भी बिहार बोर्ड का रवैया कोई जानता नहीं है कब क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, तो इसको फिर आप नोट्स में ऐड करेंगे। हो गया। अब हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था, देखो तो गांधी जी और इरविन में समझौता होना था, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, और इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन जो पैक्ट समझौता था, गांधी इरविन जो पैक्ट था इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 में गांधी जी लॉर्ड इरविन के बीच में ये संपन्न हुआ था और इसके तहत गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर दिए। और क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी किस गोलमेज में शामिल हुए थे, वे द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में शामिल हुए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। लेकिन गांधी जी हो गए तो सहमति नहीं बनी, जो गांधी जी का मांगे थी उसको पूरा नहीं किया गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि परंतु 1934 में आंदोलन पूरी तरह से फिर वापस ले लिया गया, क्योंकि गांधी जी की जो यहाँ पर सहमति नहीं बनी, वो निराश वापस लौटे थे वहाँ से। इनको तो बुला कर ले गया था कि आपको जो भी मांगे पूरा किया जाएगा। अब टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या क्या थे। तो इसके परिणाम हम लिखवाएंगे नहीं, आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। तो इसके परिणाम देखो पूरा पढ़ लीजिएगा, आपसे इसको आंसर मैं करवा दूंगा मैं, इसके नोट्स नहीं बना तो खुद से आप लिखना पड़ेगा। पहला परिणाम क्या था, इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया और इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर की भागीदारी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। दूसरा इसका परिणाम, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिकरण किया और समाज के नए वर्गों में अंग्रेजी विरुद्ध भावनाएं व्याप्त हुई और आंदोलन महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की प्रभावी भूमिका देखने में आया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू महिलाओं का सार्वजनिक जीवन क्षेत्र प्रवेश था। तीसरा परिणाम, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश आयातों का गिरावट आई और अन्य वस्तुओं का आयात को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया गया। पांचवा परिणाम, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो पूर्व आंदोलन में नहीं था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना, मंजरी सेना संगठन का नया रूप प्रदान किया गया। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। और पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल लोगों में संगठित करने का एक नया तरीका था। छठा परिणाम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन के मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन
अधिनियम पारित किया जाना। और 8वां दिया है, पहली बार ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को समानता के आधार पर बातचीत की और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय राजनीति आंदोलन तेज हुई। ये सब जो भी हम पढ़े, ये सब हमको इसके परिणाम मिले। अब यहाँ से हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। कहते 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था को बार बार पड़ने वाला अकाल त्रस्त थी। बार बार अकाल पड़ने से किसानों की स्थिति तो खराब थी, जिससे क्या हो रहा था कि भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग लोगों की मृत्यु हो रही थी। 1876 से 1878, 1896 से 1897 तथा ये सब अकाल आया था। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि कर नीति क्या फल होता है। भारत के विभिन्न जगहों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम से अंग्रेजी राजस्व जो भूमि पर टैक्स ले रही थी ब्रिटिश सरकार, टेनेंसी एक्ट पारित किया। विभिन्न और टेनेंसी एक्ट पारित किया, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कांग्रेस की स्थापना 85 में हो गई थी, फिर भी कृषक की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं हुआ था। और बार बार हालांकि इस पर गांधी जी राजनीतिक में पर्दापर्दा के साथ साथ किसान आंदोलन को नई दिशा मिली और भारत के विभिन्न जगहों पर किसान आंदोलन, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रदर्शन भी किया, जो एक किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन बन के आया चंपारण, जो बिहार में आता है, एक जिला है चंपारण आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था, किसान इसमें जो नील है यहाँ पर किसान को 3 कट्ठिया खेती कराया जाता है। 3 कट्ठिया खेती मतलब 1 कट्ठा खेत है 20 बीघा, अगर 20 कट्ठा को 20 धुर को 1 कट्ठा बोलते हैं। अगर 20 धुर खेत है तो उसमें 20 कट्ठा अगर खेत है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें आपको 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही करना पड़ेगा। जिससे 3 कट्ठिया खेती बोला जाता है, 3 बिस्सा हिस्सा लिखा है ना, नील खेती करना। नील खेती करने में किसानों को तो समय ज़्यादा लगता था, उपज अच्छी नहीं होती थी, खेत की भूमि बंजर हो रहा था नील खेती करने से, और किसानों को इसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। तो 3 कट्ठिया खेती के बारे में पूछेगा तो अभी यही लिखना है कि अंग्रेजी द्वारा एक नीति लाई गई थी, जिसमें हर किसान को 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे खेत में तीन कट्ठे खेत में नील खेती करना, नील की फसल उगाना अनिवार्य था, जिसे हम लोग 3 कट्ठिया खेती व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना होगा। इसमें तो कोई बात नहीं कि इसमें किसान को अधिक मुनाफा नहीं हो रहा था, मैं इसको अच्छे से पॉइंट पढ़ रहा हूँ। और ये जो भी इसमें नुकसान होता था किसान को, उसमें उससे मुआवजा नहीं मिलता था। किसानों को नील खेती से मुक्ति मिल सकती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। चंपारण के जो किसान थे बहुत परेशान थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, जिसे हम लोग लीग कांग्रेस अधिवेशन भी कहते हैं, वहाँ पर चंपारण में एक किसान जो था राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। वहाँ पर एक किसान था राजकुमार शुक्ल, उसने सबका ध्यान अपने इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में सबका ध्यान अपने तरफ से किया, आकर्षित कर लिया। और क्या किया, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। और समस्या की ओर आकर्षित कराया और महात्मा गांधी ने चंपारण से आने का अनुरोध किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने का अनुरोध किसने किया, तो यही थे शुक्ल जी, जिनका पूरा नाम है राजकुमार शुक्ल। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ठीक। और जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण जिले पहुंचे तो उनकी उपस्थिति में जनशक्ति के लिए एक खतरा समझ आया और सरकार के द्वारा उन्हें एक चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। परंतु गांधी जी ने वहाँ की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए अपने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार के कमिश्नर और जिला न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को भी इस प्रकार आंदोलन करने का निषेध किया गया, परंतु किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी। इस क्रम में गांधी जी पहली बार किसानों की समस्या को लेकर विशेष चंपारण आए थे। तो गांधी जी पहले कहाँ आए थे, बिहार में, तो पहले चंपारण जिले में आए थे। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी ने इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी की सिफारिश थी कि 3 कट्ठिया व्यवस्था को भाई पहले तो हटाया जाए
और जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका 25% किसानों को लौटा दिया जाए। और कमेटी ने इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया। यद्यपि आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित वर्ग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धनधीर प्रसाद और चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। स्थानीय महाजनों और गांवों के मुखियारों ने भी गांधी जी को आधार को सहयोग किया और गांधी जी ने इस आंदोलन को सिद्धांत, सत्य और अहिंसा के आधार पर किया, इसीलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इस आंदोलन को हम लोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई अहिंसा नहीं किया गया था, शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाया गया था। फिर हम बात करेंगे खेरा आंदोलन, जहाँ पर देश के अन्य भागों में, जैसे गुजरात के खेरा जिले में गांधी जी ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया। सन 1917 में अधिक वर्षा के कारण खरीफ फसल को बहुत नुकसान हुआ था, जिसके अंतर्गत लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार को यह मांग स्वीकार कर दी गई और किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे, जो सरकार पर यह आरोप था, निराधार आरोप था। 22 जून 1918 को यह गांधी जी सत्याग्रह का आह्वान किया और यहाँ पर जो भी रबी की फसल अच्छी हुई और किसानों फसल जो अच्छी हुई, सरकार द्वारा जो दमनकारी उपाय समाप्त कर दिया गया, स्थिति काफ़ी बदली और किसानों की स्थिति में सुधार आया। गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी और इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अंग्रेजों की शोषणमूलक कानूनों के विरोध करने का एक साहस जगा। एक मोपला विद्रोह पढ़ेंगे, मोपला विद्रोह याद रखना आपको, ये 1917 में हुआ था। आधुनिक केरल राज्य के मलबार तट के किसानों का एक बड़ा विद्रोह था, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। यहाँ पर जो केरल के किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था। यहाँ पर दिक्कत है, देखो जिसमें खेतिहार जो थे इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जो किसान थे कि मुस्लिम धर्म के थे, और जो स्थानीय नमदारी और जो इसका मालिक जो थे वो हिंदू थे। अन्य भूस्वामी के इन तरह सरकारी संरक्षण कोई प्राप्त नहीं था। देखो जो हिंदू किसान थे ना, इनको संरक्षण प्राप्त था, पुलिस और न्यायालय का समर्थन भी नहीं करती थी, लेकिन वहाँ पर जो किसान थे उनको दिक्कत था। कौन किसान थे? मुस्लिम लोग थे। मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा दिया गया था। भूमि संबंधी अधिकार नियंत्रित किए जाने के कारण इससे उनमें उत्पन्न क्या असंतोष उत्पन्न हो रहा था और जमींदारों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और दुर्भाग्यवश से ये सांप्रदायिक हिंसा के रूप में भी बदल गया। 1921 में स्थिति में ऐसी आ गई कि जब कांग्रेस ने किसानों के हित में एक भू राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। नई स्थिति को उत्साहित कर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसलियार को अपना राजा घोषित किया और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति बहुत गंभीर हो गया, जिससे 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ जो लोग विद्रोह कर रहे थे, इनके खिलाफ जो वहाँ पर सेना का पुलिस की भी कार्रवाई की गई और सैनिक कार्रवाई की गई और दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे भी गए और 50,000 से अधिक को बंदी बना लिया गया। और धीरे धीरे क्या हो, जब इतने लोगों को मार दिया गया, गुलाम बना लिया, लॉकअप में डाल दिया गया, तो ये आंदोलन क्या हो गया, धीरे धीरे मोपला विद्रोह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आएगा बरदौली सत्याग्रह। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले तो इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार इनमें कब लग गया? तो जो 1928 में गुजरात में एक सूरत जिले में बरदौली तालुक के लगान की विरोधी में भी किसान यहाँ आंदोलन कर रहे थे और बरदौली जांच की आयोग की सिफारिश से किसान संतुष्ट नहीं थे। सरकार के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया। इसमें वल्लभ भाई पटेल को निर्णायक भूमिका निभाई और इसी अवसर पर उन्हें सरदार भी कहलाए और उनके नाम में सरदार लगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? तो ये बरदौली कौन सा अपना ये आंदोलन है, तो बरदौली आंदोलन में जो बरदौली आंदोलन था, बरदौली किसान आंदोलन, इसमें उनको मिला था। तो ये क्वेश्चन बस वहाँ से यही पूछा जाएगा आपसे, तो इसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। अब बात करेंगे हम लोग किसान सभा गठन।
तो किसान सभा गठन में हम ये पढ़ेंगे यहाँ से, हाँ ये वाला। अब तो पढ़ लिए किसान सभा का संगठन किया गया, मुंगेर में किया गया, बाद में से 1929 में सोनपुर में किसान की सभा का विधिवत स्थापना भी किया गया। लेकिन ये आंदोलन को बल कब मिला? 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया? तो 11 अप्रैल 1936 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। ठीक, अब यहाँ पर है मजदूर आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन से क्वेश्चन कुछ नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको पढ़िएगा। मैं इसमें का महत्वपूर्ण बिंदु समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो गांधी तो मजदूरों के लिए कुछ कुछ चीज़ें मांग रहे थे यहाँ पर, और इंटरनेशनल श्रम संगठन की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा इस टॉपिक का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, AITUC का स्थापना कब हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको हिंदी में पूछेगा ऑल भारतीय यूनियन सभा या अखिल भारतीय संघ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय, इसका एक और नाम है, देखो इंग्लिश में पढ़ पढ़ता हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या इसका हिंदी नाम है अखिल भारतीय कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। किसने किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर डिटेल में दिया नहीं है आपके बुक में, तो आपको चिंता नहीं करना है यहाँ से। अब हम पढ़ लेंगे जनजातीय आंदोलन। देखो जनजातीय आंदोलन में सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रंपा विद्रोह आंदोलन कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आंदोलन हुआ था बच्चा जी 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में। जो डेट याद दिला रहा हूँ इसको आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर बातें बताया गया है कि भाई जब ये आंदोलन चल रहा था तो सरकार के खर्चे बहुत बढ़ गया था, और अंततः 6 मई 1924 में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गोली मार दी गई। सितंबर 1924 में विद्रोह को दमन कर दिया गया और रंपा विद्रोह को 1924 में ख़त्म भी कर दिया गया। नहीं सॉरी, राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध हुआ था। राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध किया गया था, जिसको उसकी हत्या करवाकर और उसको इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में खोर विद्रोह आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है। 1914 में खोर विद्रोह आंदोलन हुआ था। और उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो आए नहीं है, फिर भी एक बार आपको ये कारण पढ़ लेना है। हाँ, आपको ये डेट याद रखना है, इम्पोर्टेंट। ये जितने डेट दिए गए हैं ये से क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुआ था। बाकी भी से क्वेश्चन पूछा है तो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका नाम बदला जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन बिल का विरोध करते हुए साथ साथ में ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम पर भी और शस्त्र अधिनियम पर भी भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। बाद में इसको वापस लेना पड़ गया था। और यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक लाइन, इन्होंने
उन्होंने लगा कि संगठित होने की आवश्यकता है। लॉर्ड रिपन के काल में ही पास हुए इल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादी संगठन को होने प्राप्त कारण दे दिया। 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। ये भी आपको याद रखना है, लाइन अंतिम वाला। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसने सम्मेलन बुलाया था। और दूसरी तरफ रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन ने इस संबंध में विचार विमर्श करते हुए इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का समर्थन प्राप्त था। अंततः 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ और दुर्भाग्य से ये पूना में फ्लैग बीमारी फैलने के कारण ये नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई इसकी बैठक गोकुल दास तेजपाल कॉलेज संस्कृत कॉलेज में मुंबई में सोमवार को 28 दिसंबर 1885 को हुआ। यहीं से इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, एक ह्यूम करके नेता है, ह्यूम। और उसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो WBC बनर्जी, यानी वीएमएस चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। याद रखना। कब स्थापना हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ये कांग्रेस नहीं है, भारतीय, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा तो उसके तो अलग रहेंगे। इसमें 72 सदस्य शामिल थे। इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। 1950 में तो भाई ये वापस लिया गया था। फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान था इस भारत के राष्ट्रवाद में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक बनेगा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। इस समय इनके विचारों से जुड़े लोग में मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि के प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों की घोषणा शुरू कर दिया, परंतु रूसी क्रांति सफलता के बाद साम्यवादी विचारों के तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। उस समय 1920 में एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। क्वेश्चन परीक्षा में कम से कम 5-6 बार मुझे मिला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो मानवेंद्र नाथ राय ने किया। कहाँ पर किया? ताशकंद में किया। ताशकंद में कौन सा स्थापना हुआ? ये हुआ। कब हुआ? 1920 में। इस क्वेश्चन को 4 बार इधर उधर से घुमा फिरा के पूछा गया है। यहाँ पर एक बात ये भी पढ़ेंगे हम, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र की बात यहाँ पर दिया गया है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जिन्होंने अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला, ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने लोगों का दमन शुरू कर दिया और पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में, मेरठ षड्यंत्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। थोड़ा सा लिखने में चलाता है कभी कभी कि मेरठ षड्यंत्र केस क्या है। 1929 से 1923 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए गए। तब समाधी लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन भी मिला और सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को एक बिल था जिसको कांग्रेसियों ने पारित नहीं होने दिया और यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। इस तरह से साम्यवादी आंदोलनों का प्रतिष्ठित होता गया और दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्तियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिए।
तो एक मेरठ संयंत्र वाला थोड़ा पॉइंट आप याद रखेंगे और कुछ नहीं। और जो मानवेंद्र नाथ राय ने जो किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये पॉइंट याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा चलेगा। हालांकि अभी तक कई मजदूरों का संघों का संगठन हो चुका था। 1920 में AITUS अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी, परंतु 1926 में इसमें विभाजन हो गया था। 1929 में MN जोशी ने AITUF का गठन किया, ये भी याद रख सकते हैं आप। 1929 में MN जोशी ने AITUF का गठन किया। इस तरह से वामपंथ का प्रसार मजदूर संघों का बढ़ा और इसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया। विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी की में पहली बार किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक की कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत प्रवर्तक और नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने पहले ही कर दिया था। ये लोग भी कांग्रेस के अनुषंगी ही थे। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन मुस्लिम लीग वाला हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ से टॉपिक आखिरी चलेगा। उसके बाद RSS के बारे में पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1857 ईस्वी में हिंदू मुसलमान एकता के लिए देखो, हिंदू मुस्लिम एकता को तो भाई तोड़ना अंग्रेजों के लिए असंभव था, लेकिन अंग्रेज समझ गए थे ये धार्मिक विभाजन जाति में काफ़ी कठोर है। दोनों संप्रदाय के लोग आमने सामने आसानी से उनको लड़ाकर सामने कर शासन चलाया जा सकता है। यानी फूट डालो राज करो, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूट डालो राज करो किसकी नीति है, फूट डालो शासन करो किसकी नीति है, तो ये ब्रिटिश की थी। ठीक है, दोनों धर्म को आमने सामने करो और राज करो। 1887 में ही लॉर्ड डॉल्फिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित कर दिया था। मुस्लिम को भड़काने के लिए बोल दिया कि भाई कांग्रेस तो हिंदू की पार्टी है, ताकि मुस्लिमों में थोड़ा कांग्रेस को सपोर्ट न करें। और आपको मालूम होना चाहिए कि इकलौता उस समय कांग्रेस पार्टी ही था भारत में, और अभी जितने पार्टी देखते हैं सब पार्टी उस समय नहीं थी। और साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता बोला कि अंग्रेज मुस्लिम तो मित्र है, दोस्त है, एक किताब लिख दिया। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इससे मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया था कि कांग्रेस हिंदू का राज्य स्थापना करना चाहती है। इस तरह से हम बात में यहाँ पढ़ेंगे, जिनमें अब्दुल लतीफ़ आगा और सर सैयद खां अग्रणी थे। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ स्थापना किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा के द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल में को मुस्लिम प्रांत का नाम दे दिया गया था और समझा दिया गया था कि यह विभाजन उनके हित के लिए है, परंतु यह लक्ष्य उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करना था। सरकार इस नीति को हिंदू मुसलमानों को ने मिलाकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग 1911 में बंगाल विभाजन को उसको वापस लेना ही पड़ गया। वो बोला था कि भाई जो हम मुसलमान को बंगाल में दो भाग में कर रहे हैं ना, तो ये मुसलमानों के हित में है, लेकिन सरकार ने खूब इस पर विरोध किया। तो लॉर्ड हार्डिंग जो था उसने तो बंगाल विभाजन के समय में उसका ये इसको भी याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग रहेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत जल्द ऐसा करने के मुसलमानों में कांग्रेस से अलग कर सके, इस नीति में लॉर्ड मिंटो अमल करना शुरू कर दिया और सचिव डनलप स्मिथ, मतलब किस तरह हिंदू मुस्लिम को तोड़ना है। यहाँ पर एक बात हम पढ़ेंगे कि भाई मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल लेकर सर खां नेतृत्व में उन्हें शौक से उसे मिला लिया। इस तरह आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाला तो अली ने नींव डाला था। और उसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी नामक का सुझाव दिया और इस 30 दिसंबर 1906 में सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका नाम बदल दिया गया था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नाम रख दिया गया था और अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी। इस मुस्लिम लीग की स्थापना का जिस उद्देश्य से पूर्ति करने था, मतलब मुसलमानों को सरकारी नौकरी मिले, उनको भी जो भी
सुविधा प्राप्त नहीं, तो इन सबको सुविधा प्राप्त करना इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में लाकर इसे पुख्ता करने के लिए 1909 में सुधार अधिनियम आंशिक रूप से मुस्लिम हिंदुओं को ध्यान में रखने सांप्रदायिक के बीज बोया गया और 1916 में कांग्रेस और लीग समझौता हो गया। क्या चलिए हो गया। स्वराज पार्टी जिसको हम लोग स्वराज दल भी बोलते हैं, स्वराज दल। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा ध्यान से। जिसके अध्यक्ष कौन थे तो चित्तरंजन दास थे, और इसके अध्यक्ष और इसके क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू इसके कौन थे अध्यक्ष में, तो ये आएंगे। चलो ठीक है, मैं उसको नोट्स में लिख दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना है। और ये कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में इसका सम्मेलन हुआ था। और इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा। 1919 सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1919 के सुधार अधिनियम या उसका और ये सुधार अधिनियम था 1919 वाला, इसको अस्वीकार कर लिया गया। 1919 का सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना आदि, परंतु CR दास की मृत्यु हो जाने के बाद केलकर एवं प्रफुल्ल जयकर जैसे नेताओं को सरकार सहयोग का रास्ता चुना और वहीं से स्वराजवादी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के करीब हो गए, क्योंकि चुनावों में हिंदू संप्रदाय का सहारा लिया जाता था। बनारस जैसे स्थानों पर स्वराज पार्टी हिंदू सभा में कोई फर्क नहीं था, इसीलिए पार्टी ज़्यादा टिकी नहीं और ये पार्टी पंगु हो गई। मतलब पार्टी स्वराज पार्टी ज़्यादा दिन चली नहीं और 1926 में ये पार्टी ख़त्म भी हो गई। 1923 में बनी और 1926 में ख़त्म भी हो गई। RSS पढ़ेंगे, आखिरी पॉइंट होगा। RSS का स्थापना किसने किया था याद रखिएगा। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1830 में कलकत्ता में, राधाकांत 1875 में स्वामी दयानंद, हाँ ये भी याद रखिएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। और वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, तो इनका ही था। 2 क्वेश्चन याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है, आपको याद रखना है। बस 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, बाकी तो आपको ये पढ़ लेना है। और यहाँ से एक बात हम जानेंगे यहाँ पर कि जो ये इसके स्थापना, इस सबको आपको रीडिंग में एक बार दे देना है नाम के लिए। और देखो, श्री KB हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी जो थे, श्री KB हेडगेवार 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया। बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद से कोई टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हो गया। तो इस तरह से मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया कि आपका जल्दी में कुछ जो देखिए, जितने टॉपिक स्किप किया हूँ, छोड़ दिया हूँ, नई रीडिंग किया हूँ, वो आप कर लीजिएगा कि उसमें कुछ खास है नहीं। मतलब जितना पढ़ा दिया ना, सिर्फ आप उसको उतना ही सुन के याद रख लेंगे तो क्वेश्चन तो नहीं कटेगा पेपर में। और सबसे बड़ी बात है कि सविनय आंदोलन का परिणाम मैं नहीं लिखवाया हूँ, तो इसका परिणाम पढ़ा दिया था, लिखवाया नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ से जो भी नोट्स हैं इसको नोट्स बना लीजिएगा। चंपारण आंदोलन का नोट्स बनाया हूँ, तो इसको आपको बना लेना है। खेरा आंदोलन का भी बना है, मोपला विद्रोह का ही बना हुआ है। बारदेली सत्याग्रह, यहीं से तो उनको पटेल की उपाधि मिली थी। देखो, जितना टॉपिक है सब कुछ में अखिल ऐड किया। 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था। सारा एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। उन्नीस सौ 29 में AN जोशी ने AITUF का गठन कर लिया। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में, चलो इसको नोट हो गया। अब 1928 में भारतीय स्तर पर मजदूर दिवस किसान पार्टी बनाया गया था। स्वराज पार्टी या स्वराज दल,
इसको दो नाम भी दे सकते हैं। इसको हाईलाइट क्यों नहीं करना है? करना तो पड़ेगा ना सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? किसने दिया? और आरएसएस का स्थापना किसने किया? तो श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस हो गया। अब आपके चैप्टर के प्रश्न आंसर करने हैं, उसके बाद हम कराएंगे प्रश्न सारा हो जाएगा ना, तब आपको हम कराएंगे इसके लिए। बच्चे जी हमने ना आधा से अधिक आधा समय को पढ़ लिया हमने इतिहास, क्योंकि अगर देखोगे ना पेज देखो अभी इतना ही बचा। इधर छोटे छोटे चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर तो पढ़ लिया गया इधर का। चलिए पहला प्रश्न आप लिखेंगे, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? देखो पहले बार तो 20 शब्द अगर पूछेंगे ना, 20 शब्द लिखो, तो तुर्की के जो खलीफा थे उनको पद से हटाया गया और उन पर अत्याचार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे मुसलमानों में असंतोष पैदा हुआ। इसीलिए ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। बस इतना भी लिख दें चलेगा, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा लिख के लाया हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आपको कम लिखना होगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, कम शब्द में लिखना है, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की जो पराजय हुई थी, जिसमें तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे मुसलमानों में असंतोष पैदा हुआ, इसी ये आंदोलन हुआ था। इतना भी शॉर्ट में लिखेंगे तो काम हो जाएगा। अगर लेकिन 20 शब्द में आएगा नहीं, जब भी आएगा तो कम से कम 2 नंबर में आएगा। रॉलेटेड क्या है? रॉलेटेड क्या है? बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानते ही हैं कि भाई इसमें बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी भारतीय पर जेल में डाल देना। चलो तीसरा प्रश्न है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपने लिखा, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसका उद्देश्य वही है कि नमक से, यहाँ से लिखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना। इतना ही लिखना है। तो देखिए जो क्वेश्चन बहुत छोटा है तो उसको छोटा ही लिखना चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट क्या था या दिल्ली समझौता क्या है? जस्ट अभी थोड़ा देर पहले आपको क्लास में कराया था। दिल्ली में दोनों में समझौता हुआ था, गांधी जी की कुछ शर्तें थी, तो गांधी और इरविन में समझौता हुई थी, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलो अदर क्वेश्चन मतलब अब आपसे क्वेश्चन लिखिए, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं जल्दी से इसके आंसर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वही छोटा परिचय कि 3 कठिया, यहाँ 20 लिखिएगा, यहाँ सुधार दीजिएगा। 3 20 ये गलती हो गया है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3 20। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना है। वहाँ पर देखो यहाँ 2 20 दिया ना, 3 20 था ना। 3 कठिया का मतलब क्या होता है? 1 कट्ठा खेत हुआ, 3 कट्ठा उसमें क्या बोना है? नील खेती करना है। तो 3 20 कीजिएगा, 2 20 नहीं, इसको 3/20 करना है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो सुधार लीजिएगा। किसान नील की खेती करना चाहते थे, इसके लिए भूमि की उर्वरता भी कम हो रही थी। ये छोटा सा परिचय है आपके लिए। अगला प्रश्न, मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं? अब जब मेरठ संयंत्र थोड़े देर पहले पढ़े थे तो हमको क्या दिखाया था, उसमें 11 लोगों पर मुकदमा चला गया था। एक सेकेंड, ये PDF में आंसर ये वाला सही नहीं रहेगा, इसको मत लिखिएगा। मेरठ संयंत्र में नहीं, मेरठ संयंत्र में आप क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। देखिए मेरठ संयंत्र में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। मेरठ संयंत्र केस के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए गए।
तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय में कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि सरकार द्वारा लगाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। हो गया, ठीक है, इतना ही लिखना है मेरठ संयंत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। तो ये लिख लीजिए, चलेगा। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने 1418 में विद्रोह किया, जिसे नेतृत्व जतरा भगत इस आंदोलन के सामाजिक और ठीक है, ये अच्छा है। 7 का आंसर यहाँ से लिख लीजिए और 8 का भी आंसर यहाँ से लिख लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? या इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? इस क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों कैसे हुई, या ऑल इंडिया ट्रेड, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों नाम सेम है। डरना, क्वेश्चन गलती मत करके आ जाना। 8 का आंसर लिख लीजिए अपने। चलो, अब क्वेश्चन क्या है, लघु तरीय में। ये असहयोग आंदोलन का को प्रथम जन आंदोलन कैसे था? तो यही तो पहला आंदोलन था जो भारत में राष्ट्रवाद जगाने में पहला आंदोलन ही था ये, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। पहला आंसर हो गया। दूसरे का भी आंसर लिख लीजिएगा, सविनय आंदोलन के परिणाम क्या हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? और बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। एवं उद्देश्य, क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, स्वराज पार्टी के उद्देश्य और विवेचना करें। देखो इसमें पेपर में क्या आया है, पेपर में ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक। और ये दोनों नहीं आए, लेकिन हम तो करेंगे सब, हम तो करेंगे सब। हो गया। दीर्घ उत्तरीय बच्चा जी, देखो दीर्घ उत्तरीय बहुत पूछा गया है, 1 2 3 4 5 और रिपीट भी किया गया है क्वेश्चन। ये 5-5 मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो पहला क्वेश्चन नोट करें आप, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1 पन्ना, तो डरना मत, इसमें लिख के आना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपको थोड़ा अभी तंग नहीं होना है, थोड़ा सा रुकिए, अभी आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। और ये 5वां क्वेश्चन, ये रहे 6ठा क्वेश्चन। इस तरह से 6 ही क्वेश्चन थे, इसमें होते हैं समाप्त। आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखिए अब इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, तो पहले ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे चैप्टर 4 MCQ। चलिए यहीं से अब सारे ऑब्जेक्टिव को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आंसर साइड में लिखा हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और जो नोट पॉइंट लिखा हूँ, तो नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा। हर क्वेश्चन के नीचे कुछ ना कुछ नोट पॉइंट लिखा हूँ, तो इस नोट पॉइंट को आपको लिखना है उसके नीचे, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके। देखो दरअसल में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था, तो सरोजिनी नायडू, आज ही पढ़े थे ना हम लोग इसी लेक्चर में। ये तस्कंद वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसके MN राय थे।
सी। हो गया इसका, आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए यहाँ से। अब इसके बाद ज्योग्राफी का आपका लेक्चर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।